पाठ्यक्रम होता है हिंदी का बड़ी क्लासों में कि जो जीवन परिचय होते हैं यानी जो लेखकों के जीवन परिचय होते हैं वो भी आते हैं एग्जाम में, उनके नंबर दिए जाते हैं। तो उनका जो जीवन परिचय है उनकी काफ़ी सारी वीडियो बनी हुई है, जैसे कबीरदास हुआ, सूरदास हुए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन सभी लेखकों का जीवन परिचय आपको मिल जाएगा, चैनल पर जाकर जरूर देखना। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जाने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इस पाठ्यक्रम से संबंधित, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हिंदी गद्य खंड का पाठ पहला है, जिसका मैं आपको गद्यांश बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पाठ का नाम है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये पाठ का नाम है। तो पहला देखिए, इसमें गद्यांश है, हमारे हिंदुस्तानी डैश 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 याद दिलाते हैं, याद दिलावे या दिलाते हैं। तो ये आपको मैच करना है किताब से। तो मैं आपको इसका प्रश्न बताता हूँ। तो पहला प्रश्न क्या है कि गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो जो पाठ है उसका नाम है, तो इसको देखो संदर्भ में भी आ सकता है और पाठ या लेखक का भी नाम आ सकता है। तो ये संदर्भ में लिखा हुआ है इसका उत्तर, तो ये हम जानते हैं। देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ पुस्तक के गद्य खंड के पाठ भारत वर्षोन्नति कैसी हो सकती है से लिया गया है। इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और इनका जीवन परिचय भी आता है लेखकों का। तो इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो डेड शब्द के नीचे जो लाइन होती है उसकी हमें व्याख्या करना है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि यह भारत का दुर्भाग्य है कि भारतीय लोग रेलगाड़ी के डिब्बे के समान हो गए हैं। जिस प्रकार रेलगाड़ी में अच्छे और मूल्यवान डिब्बे लगे रहने के बावजूद वे इंजन के बिना एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं, उसमें गति उत्पन्न नहीं होती है, उसी प्रकार भारतीय भी विद्वान और शक्तिशाली होने के बावजूद सही नेतृत्व के बिना निष्क्रिय बने रहते हैं। नेतृत्व यानी उनका कोई एक व्यक्ति नहीं है कि उन्हें मार्गदर्शन कर सके। उन्हें हनुमान जी की शक्ति याद दिलाने की तरह कोई नेतृत्वकर्ता मिल जाए तो वे बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उन्हें ज्ञात करा दे कि आप ये कर सकते हैं, आप में इतनी शक्ति है, तो वह कार्य कर सकता है। तो ये हमारा पहला गद्यांश है जो कंप्लीट होता है। और इसी का देखिए तीसरा प्रश्न ये है कि लेखक ने हिंदुस्तानियों को किसके सदृश बताया है। तो लेखक ने हिंदुस्तानियों को रेलगाड़ी के समान बताया है, सदृश यानी समान होना। उसके बाद देखिए 4 क्वेश्चन ये है कि का चुप संधि रहा बलवान, इस कथन से लेखक का क्या आशय है। मतलब कि ये लिखा हुआ है शॉर्ट में, तो इससे हम क्या समझते हैं। तो आंसर में देखिए क्या है कि जिस प्रकार हनुमान जी को उनका बल याद दिलाने पर उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान होता है, उसी प्रकार आज हिंदुस्तानियों को इस बात की अत्यधिक आवश्यकता है कि कोई उन्हें उनके बल, क्षमता और योग्यता का स्मरण कराए और कहे कि चुपचाप मौन साधे क्यों बैठे हो। तो ये हमारा इसका उत्तर कंप्लीट होता है। 5वां देखिए, लेखक ने हनुमान जी को किसका प्रतीक बताया है। लेखक ने हनुमान जी को बल, शक्ति और बुद्धि का प्रतीक बताया है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा गद्यांश है, प्रश्न नहीं है, खत्म होते हैं, पहला हमारा कंप्लीट हो जाता है। दूसरा क्या है, हम नहीं समझते डैश 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 खोदते हैं। तो ये आपको मैच करना है, ठीक है। तो ये ऐसे ही हम लिखते हैं नोट्स में डैश डैश करके। अब देखिए पहला प्रश्न क्या है, संदर्भ मैंने आपको बता दिया है, जो पहला है जो मैंने आपको बताया है वही होगा। दूसरा प्रश्न ये है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए करते हैं। पहला तो शुरुआत में हम ये लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है। अब जो दिया है उसके अर्थ जो है हम लिखेंगे कि आज, तो वही अर्थ इसका है कि आज संसार के सभी लोग उन्नति की दौड़ में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका आदि
उन्नति, आगे यहाँ पर है इसका, ये यहाँ से उन्नति कर रहे हैं और अमेरिका की दौड़ में नियंत्रण बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका के जो लोग हैं वह उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हैं और हमारी भी यह इच्छा है कि हम भी उन्नतिशील देशों की तरह आगे बढ़ें, किंतु दुर्भाग्यवश जब सभी उन्नतिशील देश अपने सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करने में जुट जाते हैं, तब हम हिंदुस्तानी काठिया वाणी घोड़े की तरह एक स्थान पर खड़े होकर मिट्टी खोदने का प्रयास करते हैं। ठीक है, करना यहाँ ये हटा देना, प्रयास करते हैं। तो जब यहाँ पर तो अमेरिका के जो लोग हैं वहाँ पर तैयारी करने लगते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तब हम क्या करते हैं, एक जगह खड़े रहते हैं, चुपचाप से सोचते हैं क्या करें क्या ना करें। तो इस तरीके से इसको बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, तीसरा, लेखक के अनुसार प्रतिस्पर्धा में भारतवासियों की असफलता का क्या कारण है। तीसरा प्रश्न, तो ये है आलस, यहाँ पर आलस्य है। ठीक है, तो आलस हो जाएगा। 4 प्रश्न, प्राचीन काल में साधन के अभाव में भारतीयों ने किसकी खोज की। तो प्राचीन में साधन के अभाव में भारतीयों ने जंगल में पत्ते, मिट्टी की कुटिया में बैठकर बांस की नलियों से तारागृह आदि की गति की खोज की, जो 16 लाख रुपए की लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी। ठीक है, उनसे उन ग्रहों की जो गति आई वह ठीक वही है। तो जो पता चला ठीक हमें बिल्कुल वैसे ही पता चला है रिसर्च से, जो हमने देखा दूरबीन के माध्यम से ठीक बिल्कुल हमें वैसे ही पता चला है। ये हमारा हो जाता है कंप्लीट 4 वाला, सॉरी हाँ 4 प्रश्न है, दूसरा गद्यांश हमारा कंप्लीट होता है। एक प्रश्न और आ गया इसमें। ठीक है, तो अब ये आप नोट कर लें आप 5वां। अब देखिए तीसरा गद्यांश, गद्यांश तीसरा, सब उन्नतियों का डैश म्यूनिसिपली, यहाँ पर मैच कर लेना, ये शब्द है आधा लिखा हुआ है। हाँ, तो पहला इसमें यह है पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ तो आपको मालूम ही है, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है, और लेखक का भी नाम। अब इसका हम जानते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। इसकी व्याख्या देखिए क्या है, प्रस्तुत गद्यांश में बताया गया है या लेखक का कहना है कि सभी उन्नतियों का आधार धर्म है। यदि देश में उन्नति और तरक्की, यहाँ पर तरक्की लिखा हुआ है, यहाँ पर तरक्की होगा। ठीक है, इसको सही शब्द को लिख लें आप, तरक्की। अब देखिए इसके आगे का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से ये तरक्की करनी चाहिए तो सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करना उचित है। अगर तरक्की करना चाहें तो सबसे पहले धर्म। फिर जिस प्रकार अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति आपस में मिली है, इससे उनकी दिनों दिन उन्नति हो रही है। हमें भी वैसे ही नीति अपनानी चाहिए जो हमारी उन्नति का कारण बन सके। तो इसका गद्यांश हो जाता है, हमारी रेखांकित अंश की व्याख्या कर दी हमने। अब देखिए इसमें प्रश्न आता है इसी से रिलेटेड कि उन्नतियों का मूल किसे कहा गया, धर्म को। और फिर अगला प्रश्न है, लेखक ने अंग्रेजों की उन्नति का क्या कारण बताया गया है, एकमात्र कारण धर्म नीति राजनीति। और 5वां है, यही त्योहार ही तुम्हारी। अच्छा, तो ये जो गद्यांश में हमने जाना था, शब्द जो आखिरी में लिखा हुआ था डैश करके, वो ये है, पूरा ये लिखा हुआ है, म्यूनिसिपैलिटी ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस पंक्ति का क्या अर्थ होता है, तो जिस प्रकार म्यूनिसिपैलिटी का कार्य साफ सफाई की, अच्छा ये साफ सफाई की है कि सोच उचित व्यवस्था करना है, उसी प्रकार त्यौहार भी साफ सफाई करवा जाते हैं। जैसे दिवाली आने पर घर की लिपाई पुताई होने लगती है, होली आने पर स्थान पर अग्नि जलाने से वातावरण की कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। अतः लेखकों ने त्योहार की उपमा देखकर, बस ये लाइन रहने देना, काट दीजिए लाइन, इतना काफ़ी कीटाणु नष्ट हो जाते हैं।
अब देखिए आगे 4 गद्यांश है कि 4 गद्यांश ये सब तो समाज, फिर उसके बाद डैश डैश मत घटाइए। ये आप किताब रख लें आप अपने सामने, उससे मैच करते जाएं। अब देखिए प्रश्न है इसका, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। तो संदर्भ मैंने आपको बता दिया है, शुरुआत के वही हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि समाज में, अब इसके आगे से यहाँ पर है, समाज में प्रचलित व्रत, नियम, अनुष्ठान आदि ये सब तो हमारे सामाजिक धर्म हैं। हमारे पूर्वजों ने इन्हें समाज के कल्याण व मानव हित के लिए ही बनाया था, ताकि इन पर चलकर समाज में एकता व भाईचारे की भावना बनी रहे। इसी के परिणाम स्वरूप देश में समय समय पर भिन्न भिन्न त्यौहार मनाए जाते हैं। यदि आज वे हमारे समाज की कसौटी पर खड़े नहीं उतर रहे, कसौटी पर खड़े नहीं होते, ऐसे कर लीजिए, इसको हटाकर ऐसे कर लीजिए, खड़े नहीं होते, तो उनमें अवश्य परिवर्तन भी किया जा सकते हैं। किंतु परिस्थितियां बदलती और ऋषि मुनियों व बुद्धिमान पूर्वजों द्वारा बनाए गए नियमों को उन्हीं के वंशजों ने अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ मरोड़ कर उनका रूप ही बदल दिया। इससे वे कल्याणकारी न होकर हमारे लिए बंधन बन गए हैं। कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं जो हमारे पूर्वजों द्वारा बने गए हैं, लेकिन जो उन्हीं के वंशज यानी उन्हीं के बच्चे ने उनको तोड़ मरोड़ कर कुछ इस तरीके से कर दिया है कि कल्याणकारी ना होकर कैसे एक बंधन की तरह बन गए हैं। ये हमारा कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न क्या है, सामाजिक धर्म किसे कहा गया है? समाज में, उत्तर में है समाज में प्रचलित व्रत, नियम, अनुष्ठान व त्योहार आदि, ये है सामाजिक धर्म। प्रश्न 4 है, लेखक किस बात को ग्रहण करने को कहता है? लेखक समाज के लिए कल्याणकारी बातों को ग्रहण करने के लिए कहता है। 5वां प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियों में किन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने को कहा गया है? तो पहला तो है बाल विवाह, दूसरा है अंधभक्ति, ये हैं, इनको दूर करने के लिए कहा गया है। अब 5वां है जो कि आखिरी है इस पाठ का गद्यांश, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो 5वां है, हाय अफसोस डैश उन्नति करो, यह मैच करना किताब से। तो इसका जो वही होगा, पहला प्रश्न तो वही होता है जो मैं आपको शुरुआत में बता दिया है, पाठ का नाम और लेखक का नाम। अब जानते हैं इसका हम दूसरा प्रश्न जो है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लेखक का कहना है कि यह जानकर बहुत दुख होता है कि भारत के लोग इतने आलसी हो गए हैं कि वे अपने ही सपनों को पूरा करने में असमर्थ हैं। ऐसे लोगों को नींद से जागने की आवश्यकता है जिससे देश उन्नति कर सके। उन्नति पूर्ण कार्य करने के लिए हमें अच्छी बातचीत करने की आवश्यकता है। कभी भी पराई वस्तुओं और पराई भाषा का प्रयोग ना करें। अपने ही देश की उन्नति को अपने ही भाषा से पूर्ण करें। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा प्रश्न ये है, लेखक ने किस बात पर अफसोस प्रकट किया है कि हम हिंदुस्तानी इतने आलसी। तो आलसीपन जो है सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है कि हम इतने आलसी हो गए हैं कि हम अपने सपने को भी पूरा नहीं कर रहे हैं, और जब हम सपने को पूरा नहीं कर रहे हैं तो फिर भारत देश जो देश की उसकी उन्नति नहीं हो पा रही है। आगे ये लगा है कि अपनी ही उन्नति के लिए स्वयं आगे बढ़ने में असमर्थ हैं और अपने निज काम की वस्तु भी नहीं पा सकते। यहाँ पर बना सकते हैं या पा सकते हैं, एक ही बात हुई। 4 है, लेखक ने अपने देशवासियों की
किसकी उन्नति पर बल दिया? लेखक ने अपने देशवासियों को अपने देश की अपनी ही भाषा में सब प्रकार से उन्नति का बल दिया गया है। आजकल अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा प्रचलित है कि भाई अंग्रेजी नहीं है तो हम कुछ उन्नति नहीं कर सकते, हिंदी भाषा से भी हम कर सकते हैं उन्नति। 5वां प्रश्न ये है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसका भरोसा न करने को कहा है? तो परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा, परदेसी भाषा और परदेसी वस्तु, इनका भरोसा नहीं करना है। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट होता है, इसे आप अच्छे से नोट कर लें।